रोजाना की तरह रक्साओं का रक्स जारी था। बाहर शरीफ और पारसा नजर आने वाले मर्द यहाँ अपनी हवस पूरी करने आते थे और रक्साओं पर बेशुमार पैसा उड़ा रहे थे। एक एक करके तमाम मर्दों ने बोली लगाना शुरू की। जो जिस तवाइफ की ज़्यादा बोली लगाता वो उस मर्द के हिस्से में चली जाती और तवाइफ को रात भर उस मर्द को खुश करना होता, चाहे उसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े। उन्हीं मर्दों में एक जवान लड़का भी रोज़ आता था जो उन रक्साओं का रक्स देखता था, उन पर चंद पैसे उड़ाता था, लेकिन कभी कोई तवाइफ उसको इतनी अच्छी ना लगी थी कि वो उसके साथ रात गुजारने का सोचता। मेरी बेटी ऐसा कोई काम नहीं करेगी चंदा बाई। आपके हुक्म के मुताबिक मैं सबकी ख्वाहिश को पूरा करती हूँ, लेकिन अपनी बेटी को मैं किसी गलत काम के लिए पेश नहीं करूँगी। चंदा बाई जिनके अंडर ये कोठा चल रहा था, सब तवाइफें उनके हुक्म की पाबंद थी और सब बिगड़े हुए अमीरजादे उनके आगे ही अपनी रात रंगीन करने के लिए तवाइफों की कीमत लगाते थे। पैसे सारे उनके हिस्से में आते थे, जिसमें से तवाइफों की ज़रूरत के मुताबिक उनको दे देती थी, बाकी सब उनके होते थे और इसी उसूल पर यह कोठा आज तक कायम था। इस वक्त चंदा बाई महविश से अपनी बेटी को तवाइफों में शामिल करने का कह रही थी। ये बात चंदा बाई रोज़ाना महविश से करती थी कि अपनी हूर जैसी बेटी को रक्स करवाओ, बहुत कीमत लगेगी। लेकिन महविश की एक ही ज़िद थी कि मेरी बेटी ये काम नहीं करेगी। अगर कोई उससे निकाह करके रुखसत करवाना चाहे तो ठीक है, वरना कुंवारी रहेगी और यही मेरे पास रहेगी। कोठे पर न जाने कितने ही तवाइफें हामिला होती थी। वो नहीं जानती थी उनके पेट में पलने वाले बच्चे का बाप कौन है और ना ही कोई उन बच्चियों को कबूल करता था। इसलिए अगर बेटी होती तो वो 18 साल की उम्र में तवाइफों में शामिल कर दी जाती और अगर बेटा होता तो उसे सिखा दिया जाता था कोठे की चौकीदारी कैसे करनी है और अगर कोई खूबसूरत लड़की नज़र आए तो उसे अगवा करके उस कोठे का हिस्सा कैसे बनाना है। महविश, तुम में अब वो बात नहीं रही। तुम अपने वक्त में थी बहुत हसीन, लेकिन अब तुम्हारी इतनी बोली कोई नहीं लगाता। लेकिन मैं ये बात यकीन से कह सकती हूँ, तुम्हारी बेटी ने जिस दिन रक्स किया बहुत बोलियाँ लगेंगी। ये बाल मैंने धूप में तो सफ़ेद नहीं किए। ये चंदा बाई और महविश की रोज़ की बहस थी, लेकिन महविश अपनी बात पर बज़िद थी और चंदा बाई गुस्से में बोल देती थी कि मैं भी देखूंगी कौन करता है तुम्हारी बेटी को कबूल। महविश एक वक्त में उस कोठे की खूबसूरत तरीन तवाइफ रह चुकी थी। बहुत से बिगड़े नवाब उसके लिए कितनी ही रकम देते थे और उसकी जवानी का लुत्फ़ उठाते थे। महविश भी यहाँ की ही एक तवाइफ की बेटी थी जिसकी वफ़ात हो गई थी और अब वो अपनी बेटी को इस गलाज़त में नहीं देखना चाहती थी। उसके लिए वो सबसे लड़ जाती थी। महविश ने बहुत से उसूलों के ख़िलाफ़ जाकर अपनी बेटी महारोश को कुरान की तालीम भी दिलवाई थी और इतनी दुनियावी तालीम भी दिलवाई थी कि जिसमें वो अच्छे बुरे की पहचान कर सके। उससे ज़्यादा तालीम वो अपनी बेटी को नहीं दिलवा सकती थी, क्योंकि लोग सवाल उठाते कि कहाँ से है और उसके बाप का नाम क्या है। अम्मा जान, मेरे नसीब में अल्लाह ने कुछ अच्छा ही लिखा होगा। ऐसे ही तो आपको मेरी खातिर सबसे लड़ने की हिम्मत नहीं दी अल्लाह ने। महारोश रोज़ अपनी माँ को इसी तरह तसल्ली देती थी। अरीज़, हम शादी कब करेंगे? कब तक यूं ही चुप छुप कर मिलते रहेंगे? बतूल जो अरीज़ के पहलू में लेटी थी फिर से वही सवाल करने लगी जिससे वो चिढ़ जाता था। मैं अभी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। उम्र ही क्या है अभी मेरी, शादी भी कर लेंगे। पहली ज़िंदगी एंजॉय तो करने दो। ये कहते नशे की हालत में वो फिर बतूल पर झुका था और झुकता चला गया। अरीज़ मलिक अमीर और बिगड़े ख़ानदान का इकलौता वारिस था। उस पर किसी भी किस्म की रोकथाम नहीं की जाती थी। उसका अपना बाप शमसुद्दीन मलिक बिगड़ा हुआ नवाब था और कराची का जाना माना बिजनेस टाइकून भी। अपने बेटे को कभी अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं सिखाई थी। शमसुद्दीन की खुद बहुत रातें कोठों की जीनत बनती थी। अरीज़ की माँ सिद्रा मलिक अपनी ज़िंदगी में गुम थी। उनकी दोस्तों के साथ हैंगआउट्स ही ख़त्म नहीं होते थे। सब अपनी अपनी ज़िंदगी अपने मुताबिक बग़ैर किसी गम के गुजार रहे थे, इसलिए कोई किसी की ज़िंदगी में मुदाखलत नहीं करता था। अगर किसी को कभी कोई गम होता भी तो शराब के चंद घूंटों से गम ख़त्म हो जाता। अरीज़ में हर बुरी आदत पाई जाती थी। शराब पीना, कोठे पर जाना, लड़कियों से दोस्ती रखना और कभी ज़रूरत पड़ती तो बदमाशी पर भी उतर आता था। अरीज़ उस चीज़ को कभी नहीं पसंद करता था जो पहले से किसी की मिल्कियत रह गई हो या किसी ने उसको हाथ भी लगाया हो। ये आदत उसकी लड़कियों के मामले में भी थी। बतूल को वो जब से जानता था तब से वो बस उसकी ही दीवानी थी, लेकिन अरीज़ को उसके जिस्म के अलावा उसकी किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसके जिस्म के साथ चंद लम्हे खेलने के बाद उसको जाने देता और फिर जब ज़रूरत पड़ती तो उसे बुला लेता था। बतूल ने काफ़ी दफ़ा उसे घर वालों को भेजने का कहा, लेकिन अरीज़ हमेशा टाल देता था। मामूल के मुताबिक रक्साओं का रक्स जारी था। बिगड़े नवाब बैठे मशरूबात से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे और उन पर नोटों की बारिश कर रहे थे। उन्हीं नवाबों में अरेज़ भी बैठा था जो सिर्फ मशरूब से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था और खोज रहा था अपने लिए कोई नई लड़की, लेकिन हमेशा की तरह नाउम्मीद नज़रें वापस पलटी थी। कुछ रक्साएँ बैठी थीं। सांस लेने को चंदा बाई ने महारोश को आवाज़ दी कि आके उन्हें पानी पिलाए।
پہلے بھی وہ پانی پلا دیا کرتی تھی لیکن کبھی کسی کی نظروں کا مرکز نہیں بنی تھی، سب ملازمہ جیسا سمجھتے تھے اسے۔ آج بھی مہروش رقصاؤں کو پانی پلا رہی تھی۔ عریض کی نظریں مہروش کی طرف اٹھی تھی، وہ مہروش دوپٹے سے بال ڈھکے تھی، چہرہ واضح تھا۔ عریض کو عجیب لگا کہ اس ماحول میں سر پر دوپٹہ۔ عریض اپنی جگہ سے نشے کی حالت میں اٹھا تھا اور مہروش کو کندھوں سے پکڑ کر اپنی طرف کیا۔ رقص رک گیا تھا۔ مہوش فوراً اپنی بیٹی کے آگے آ کر کھڑی ہوئی۔ یہ بچی یہاں بس کھانا پکانے کا کام کرتی ہے، ہم طوائفوں کا حصہ نہیں ہے یہ، مہوش نے عریض کو دیکھتے ہوئے بولا۔ لیکن عریض مہروش کے حسن میں کھو چکا تھا۔ ڈارک براؤن بال لوز جوڑے میں تھے، گرین آنکھیں، گورا رنگ، گلابی ہونٹ، میک اپ سے پاک چہرہ۔ وہاں بیٹھے سب مرد ہی مہروش کی خوبصورتی سے امپریس ہوئے تھے اور سب یہ بھی سمجھ چکے تھے کہ اس خوبصورتی کو ابھی تک کسی نے حاصل نہیں کیا۔ مہروش ڈر گئی تھی، وہ بار بار اپنا دوپٹہ سیٹ کر رہی تھی۔ مہروش تم جاؤ یہاں سے، مہوش نے مہروش کو دیکھتے کہا۔ وہ فوراً وہاں سے جانے کے لیے مڑی تھی۔ پیچھے اس کو اپنے لیے بولیوں کی آواز آنا شروع ہو گئی تھی۔ چندا بائی 5 کروڑ اور ایک ماہ کے لیے یہ لڑکی میری، ایک نواب زادہ بولا تھا۔ میں 10 کروڑ دوں گا، 20 کروڑ، عریض بھی بولا تھا۔ 20 کروڑ ایک، 20 کروڑ دو۔ رک جائیں چندا بائی، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ میری بیٹی کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ او تو مہوش کی بیٹی ہے یہ لڑکی، تبھی اتنی خوبصورت ہے۔ تمام مردوں میں چیخ مگوئیاں شروع ہو گئی تھی۔ چلو تم ہی بتا دو کیا قیمت ہے تمہاری بیٹی کی؟ چندا بائی غصے سے چیختے بولی تھی۔ اچھی خاصی قیمت لگ رہی تھی اور 20 کروڑ تو کبھی کسی طوائف کے نہیں لگے تھے، لیکن مہوش اپنی ضد پر قائم تھی۔ اسی بات کا غصہ آ رہا تھا چندا بائی کو۔ جس کو بھی مہروش چاہیے وہ اس سے نکاح کرے اور اسے یہاں سے رخصت کر کے لے جائے۔ سب مردوں کا کہکا ایک ساتھ گونجا تھا۔ اچھا مذاق ہے مہوش جی، سب مردوں نے بیک وقت کہا اور آہستہ آہستہ اٹھ کر جانے لگے۔ عریض ایک بار پھر چندا بائی کی طرف گیا۔ میں 20 کروڑ دوں گا، مجھے یہ لڑکی چاہیے۔ چندا بائی نے مہوش کی طرف دیکھا اور انہوں نے نام میں سر ہلا دیا۔ عریض پھر سے ناامیدی سے واپس چلا گیا، لیکن اس کے دماغ میں بہت کچھ چل رہا تھا۔ پہلی دفعہ اتنی حسین لڑکی دیکھی تھی اور پھر کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ اب اسے حاصل کرنا ضد بن گیا تھا عریض کی۔ کوئی کیسے اس کا ہونے سے منع کر سکتا ہے، وہ بھی یہ جانتے ہوئے کہ یہاں کھڑا پورا کوٹھا خرید سکتا ہے۔ بھری محفل میں کی گئی نا، عریض بھول نہیں پا رہا تھا۔ اسی ٹینشن میں شراب کی کئی بوتلیں ختم کر چکا تھا۔ تمہیں اب میرا ہونا ہی پڑے گا، چاہے اس کے لیے مجھے کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے۔ عریض خود ہی خود میں عہد کر چکا تھا۔ اگلی صبح عریض سب کام چھوڑ کر سیدھا کوٹھے پر گیا تھا۔ ساری رات اس کی آنکھوں میں کٹی تھی۔ ساری رات سوچنے کے بعد وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ ارے زہے نصیب، صبح صبح آپ ہمارے غریب خانے پہ! بتائیے کیا خدمت کر سکتے ہیں آپ کی، کس کو پیش کریں آپ کے لیے؟ چندا بائی عریض کو دیکھتے ہی خوش ہو گئی تھی۔ انہیں لگا تھا کہ وہ مہروش کی قیمت بڑھانے آیا ہے اور اس بار چاہے کچھ بھی کر کے مہوش کو اپنا آخری فیصلہ سنا کر وہ مہروش کو عریض کے حوالے کر دیں گی۔ مجھے مہروش سے نکاح کرنا ہے اور رخصتی بھی آج ہی چاہیے۔ چندا بائی نے پاس کھڑی ایک لڑکی کو مہوش کو بلانے بھیجا تھا۔ ہمیں بھی تو اس کے بدلے کچھ ملنا چاہیے نا صاحب جی، نکاح سے فائدہ تو صرف مہروش کا ہونا ہے۔ عریض نے اپنی جیب سے 5 کروڑ کا چیک نکالتے چندا بائی کی طرف بڑھایا۔ آپ یہ نکاح اور رخصتی آج ہی کروا دیں، یہ چیک آپ کا کیش ہو جائے گا۔ اتنے میں مہوش آ گئی تھی۔ مہوش، اللہ نے تمہاری سن لی ہے، عریض تمہاری بیٹی سے نکاح کرنے آیا ہے۔ چندا بائی نے فوراً مہوش کو دیکھتے اسے بتایا۔ اگر تمہیں یا تمہاری بیٹی کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو میں مولوی کا انتظام کروں؟ چندا بائی، میں اکیلے میں عریض سے کچھ بات کرنا چاہوں گی پہلے۔ ٹھیک ہے تم کر لو بات، یہ کہہ کر چندا بائی چلی گئی۔ آپ کے گھر والوں کو پتہ ہے کہ آپ میری بیٹی سے نکاح کرنے والے ہیں؟ مہوش نے سب سے پہلا سوال پوچھا۔ اگر میرے گھر والوں کو پتہ ہوتا تو میں یہاں کبھی نہ ہوتا۔ آپ جانتی ہیں میں شمس الدین کی اکلوتی اولاد ہوں اور وہ اپنے اکلوتے بیٹی کی شادی ایک طوائف کی بیٹی سے کبھی نہیں کریں گے۔ عریض نے مہوش کے سوال کا جواب دیا۔ تو پھر میں کیسے آپ کو اپنی بیٹی دے دوں؟ اگر آپ کے گھر والے ہی میری بیٹی کو قبول نہیں کریں گے، آپ کے لیے یہ زیادہ اہم نہیں ہونا چاہیے کہ میرے گھر والے آپ کی بیٹی کو قبول کریں گے یا نہیں۔ آپ کے لیے یہ زیادہ ضروری ہونا چاہیے کہ میں آپ کی بیٹی کو قبول کر رہا ہوں اور میرے گھر والے بھی تھوڑے ٹائم میں اسے قبول کر لیں گے۔ میں نے رات سے آپ کی بیٹی کو دیکھا ہے، میں سو نہیں پایا۔ مجھے آپ کی بیٹی سے بے تحاشا محبت ہو گئی ہے اور اب میں آپ کی بیٹی کے بغیر رہ نہیں سکتا، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ اسے میرے علاوہ اور کوئی دیکھے نظر بھر کے۔ میرے سے بالکل برداشت نہیں ہوگا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ پر بھروسہ کر کے اپنی بیٹی کو میرے ساتھ رخصت کر دیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں آپ کی بیٹی کا پورا خیال رکھوں گا، آپ بے فکر رہیں۔ مہوش عریض کی بات سن کر سوچ میں مبتلا ہو گئی اور تھوڑی دیر بعد بولی، ٹھیک ہے، مجھے اس نکاح سے کوئی اعتراض نہیں۔
बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आप मेरी बेटी का ख़याल रखना और जल्द अज़ जल्द अपने घर वालों से बात करके उसे अपने घर ले जाना। आप मौलवी का इंतज़ाम करें, मैं अपनी बेटी को लेकर आती हूँ। बेटा, मुझे इस निकाह से कोई एतराज़ नहीं, और जैसा कि अरीज़ कह रहा है कि उसे तुमसे मोहब्बत हो गई, तो मोहब्बत में ताकत होती है। बेटा, मुझे यकीन है वो तुम्हारा बहुत ख़याल रखेगा। कम से कम तुम इस जहन्नुम जैसी ज़िंदगी से तो आज़ाद हो जाओगी। महविश अपनी बेटी को अपनी रज़ामंदी बता रही थी और उसे समझा रही थी कि ऐसे फ़रिश्ते बार बार नहीं आते। ठीक है मामा, अगर आपको इस निकाह से कोई एतराज़ नहीं तो मैं भी खुश हूँ आपकी खुशी में। महविश ने आगे बढ़कर अपनी बेटी की पेशानी चूमी थी। मुझे अपनी बेटी पर भरोसा था। मैं जानती थी मेरी बेटी को मेरे इस फैसले से कोई एतराज़ नहीं होगा। अरीज़ ने अपने चंद दोस्तों को गवाहों के तौर पर पेश किया था। मौलवी साहब आ चुके थे। महविश ने महारोश को सादा सा जोड़ा दिया था पहनने को, जो लाइट पिंक कलर का था। ज्वेलरी के नाम पर महविश ने उसे एक सोने की ब्रेसलेट दी थी पहनने को, जो उसने चंद पैसे जोड़कर अपनी बेटी के लिए बनवाई थी। गले में आर्टिफिशियल नेकलेस और कानों में उसके साथ के ही छोटे से टॉप्स थे। महविश अपनी बेटी के लिए बहुत खुश थी। उसके लिए यही काफ़ी था कि उसकी बेटी इस दलदल से आज़ाद हो रही थी। वहाँ मौजूद बाकी तवाइफ भी महारोश की किस्मत पर रश्क कर रही थी। महारोश को घूंघट की तरह दुपट्टा देकर अरीज़ के सामने बिठाया गया। अरीज़ ने ब्लैक कलर की शर्ट और ब्लैक ही पैंट पहन रखी थी। हाथ में ब्रांडेड रिस्ट वॉच पहनी थी। बाल जेल से सेट थे, चेहरे पर हल्की बियर्ड थी। 6 फुट का कद, पाँव में ब्रांडेड शूज़ जिनकी कीमत लाखों में थी। हर तरह से देखा जाए तो हुस्न का पैकर था। कोई भी लड़की अपना सब कुछ फिदा कर सकती थी उस पर। अरीज़ के पहलू में उसके दोस्त बैठे थे और महारोश के पहलू में उसकी माँ और चंदाबाई बैठी थी। कुछ देर बाद महविश के कहने पर मौलवी साहब ने निकाह शुरू किया था। इनके वालिद का क्या नाम है? मौलवी साहब ने वही सवाल पूछा जिसका महविश को डर था। अब्दुल्ला लिख दें मौलवी साहब। महविश के बोलने से पहले ही चंदाबाई बोली थी। मारोश वल्द अब्दुल्ला, आपका निकाह अरीज़ मलिक वल्द शमसुद्दीन मलिक से बएवज़ हक मेहर 1 करोड़ किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? थोड़े तवक्कुफ़ के बाद मारोश ने कहा, जी कबूल है। इसी तरह मौलवी साहब ने अरीज़ से पूछा। उसने भी ये निकाह कबूल किया। दोनों के हक में मौलवी साहब ने दुआ की और निकाह हो गया। अरीज़ ने अपने दोस्तों को मौलवी साहब को ले जाने के लिए कहा। खुद महविश की तरफ बढ़ा, उससे इजाज़त ली। महविश ने रोते हुए अपनी बेटी को गले से लगाया। बेटा, उसको कभी दोबारा इधर का रुख ना करने देना। ये कहकर महविश ने महारोश का हाथ अरीज़ के हाथ में दिया और दुआओं में रुखसत किया। वहाँ खड़ी सभी लड़कियाँ खुश थी कि किसी की तो किस्मत ने उसका साथ दिया। महारोश और अरेज़ एक नए रास्ते पर गामज़न थे। भूख तो नहीं लगी तुम्हें? अरेज़ ने गाड़ी की खामोशी तोड़ी थी। लगी है, महारोश ने रोते हुए कहा। अरेज़ ने गाड़ी एक रेस्टोरेंट के आगे रोकी थी। उसे गाड़ी में बैठे रहने का कहकर खुद अंदर चला गया था। थोड़ी देर बाद वापस आया तो उसके हाथ में एक लिफाफा था जिसमें शायद खाना था। गाड़ी वापस इन्हीं रास्तों पर गामज़न हो गई थी। थोड़ी देर में गाड़ी एक बिल्डिंग के आगे रुकी थी, जहाँ शायद काफ़ी फ्लैट्स बने थे। अरेज़ ने गाड़ी पार्किंग एरिया में खड़ी करते महारोश की साइड का दरवाज़ा खोला और उसे उतरने का कहा। लिफ्ट की तरफ बढ़ते अपनी मंजिल का बटन प्रेस किया था। मतलूबा फ्लोर पर पहुँचते अरेज़ ने आगे कदम बढ़ाए थे। महारोश भी उसके पीछे चल दी थी। चाबी से दरवाज़ा खोलते अरेज़ अंदर दाखिल हुआ और महारोश भी उसके पीछे दाखिल हुई थी। 2 कमरों पर मुश्तमिल ये फ्लैट था। साइड पर एक छोटा सा किचन था। पूरे फ्लैट में नज़र घुमाते पता चल गया था कि ये अरेज़ का फ्लैट है, क्योंकि हर चीज़ कीमती थी और सलीके से सेट थी। वो सामने बेडरूम है, तुम जाके फ़्रेश हो जाओ, मैं खाना ले आता हूँ। महारोश ने हाँ में सर हिलाया था और फ़्रेश होने चली गई थी। अरेज़ ने खाना गर्म किया, उसे प्लेट्स में निकाला था, क्योंकि उसे खुद भी काफ़ी भूख लगी थी। खाना लेकर वो खुद बेडरूम में आ गया था। महारोश भी इतने में रूम में आ गई थी। अरेज़ ने खाना बेड के पास पड़ी टेबल पर सेट किया और महारोश को अपने पास बैठने का कहा। दोनों ने खाना खाया खामोशी से। अरीज़ बर्तन उठाने लगा, जिस पर महारोश बोली, मैं उठा लेती हूँ, आप रहने दें। नहीं, तुम रहने दो, वैसे भी मुझे नहीं पसंद मेरी इजाज़त के बगैर कोई मेरे काम करे। ये कहकर अरीज़ बर्तन उठाकर चला गया था। महारोश को वो कुछ अजीब सा लगा था। अभी वो इस सोच में गुम थी कि अरीज़ अंदर दाखिल हुआ। कमरे का दरवाज़ा बंद करते लॉक लगाया था। महारोश थोड़ा घबराई थी, लेकिन खुद को कंपोज कर गई थी। यहाँ क्यों बैठी हो, बेड पर आओ। अरीज़ ने बेड पर बैठते महारोश को कहा। वो उठकर बेड की एक साइड पर बैठ गई। अरीज़ अपने शूज़ उतारते बेड के ऊपर हुआ था। महारोश का बाजू पकड़ते अपनी तरफ खींचा था। तुम इतने ड्रामे क्यों कर रही हो, जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं कि मैंने तुम्हें अपने निकाह में क्यों लिया है और हम यहाँ क्या करने आए हैं। जी, मामा ने बताया था कि आप मोहब्बत करते हैं और मुझे निकाह करके अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं। ये सुनकर अरीज़ का कहका बुलंद हुआ था। अच्छा, तो मामा ने ये नहीं बताया कि निकाह के बाद शौहर के साथ जाकर करते क्या हैं? वैसे तुम्हें बताने की तो ज़रूरत नहीं होगी। जाहिर सी बात है, जिस माहौल में तुम पली बड़ी हो, ये सब तो जानती होगी। मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। महारोश अरीज़ के इस रवैये से डरने लग गई थी।
उसे तो लगा था कि शायद कमरा सजा होगा जैसे सब दुल्हनों के लिए होता है और अरेज उसकी इज्जत भी करेगा, लेकिन यहाँ तो वो उसे कुछ और ही करने का कह रहा था। मैं बताता हूँ ना मेरी जान, मुझे मौका तो दो, अरेज ने कहते साथ महारोश का दुपट्टा उतारकर एक साइड पर रखा था। मेरे से ज़्यादा उम्मीद लगाने की कोशिश ना करना, क्योंकि उम्मीदें टूटती हैं तो नुकसान होता है। मेरे मुताबिक चलोगी तो फ़ायदे में रहोगी, नहीं तो नुकसान की ज़िम्मेदार तुम खुद होगी। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जैसा आप कहें वैसा ही करूँ। महारोश बस इतना ही कह सकी थी और फिर से रोने लग गई थी। तुम ये आंसू बहाना बंद करोगी? तुम्हें यहाँ मैं दलदल से निकाल के इसलिए नहीं लाया कि तुम तस्वे बहाती रहो और मेरी रात को ख़राब करो। मुझे मामा की याद आ रही है, तो मेरी जान मामा के पास ही रह जाती। मैं तो कीमत लगा रहा था तुम्हें ही शौक था मामा के पास से आने का। अब जिस काम के लिए तुम्हें लेकर आया हूँ वो कर लोगी या मेरी रात बर्बाद करने का इरादा है? अरेज ने थोड़ी ऊंची आवाज़ से बोला था। महारोश मज़ीद सहम गई थी, लेकिन इस दफ़ा आंसू को निकलने नहीं दिया था। मुझे कभी किसी मर्द ने हाथ नहीं लगाया और ना ही मैं कभी किसी के कमरे में गई हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता इस सब के बारे में। मुझे पता है तुम्हें कभी किसी मर्द ने हाथ नहीं लगाया। लगाया होता तो आज तुम यहाँ ना होती। अपनी जान को मैं खुद सिखा दूंगा सब कुछ। अपने आप को कपड़ों से तुम खुद आज़ाद करोगी या मैं मदद करूँ? ये कहते वो गहरा मुस्कुराया था। मारोश बहुत परेशान हो रही थी अरेज के ऐसे रवैये से। वो आगे से चुप रही थी। मैं ही मदद कर देता हूँ, ये कहकर अरेज ने बत्तियाँ गुल की थी। मारोश के होंठों पर झुका था, हर कमज़ोर पर्दा उतर गया था और अरेज ने अपनी ज़िद पूरी कर ली थी। महारोश ने खुद को अरेज के हवाले कर दिया था। उस वक्त वो बेबस थी। अरेज पुरसुकून होकर लेटा था। महारोश ने कंबल खुद पर अच्छी तरह सेट करते करवट ले ली थी। वो रोना चाहती थी पर रो नहीं सकती थी, डर गई थी अरेज से। अगली सुबह महारोश की आंख खुली तो देखा अरेज उसके पास ही अभी भी गहरी नींद में सो रहा था। उसने शावर लेने का सोचा। वो उठकर वॉशरूम में गई। शावर लेकर वापस आई तो बाथरोब गाउन में थी। उसका कोई कपड़ा नहीं था यहाँ पर। वो कुछ सोचते शीशे के आगे खड़ी होकर अपने बाल ब्रश करने लगी। अरेज की आंख खुली। अपने सामने खड़ी लड़की को देखकर दिमाग घूमा था, लेकिन फिर याद आया कि वो निकाह कर चुका है। लेकिन उस पर अपना बाथरोब गाउन देखकर मजीद तपा था। तुमने किसकी इजाज़त से ये पहना है? महारोश अरेज की आवाज़ पर डरी थी। फिर पीछे मुड़कर देखा तो वो जाग चुका था। मेरे कपड़े नहीं हैं यहाँ, इसलिए पहन लिया। जो तुम पहन के आई हो वही पहनो। मैंने रात भी बताया था मुझे नहीं पसंद मेरी चीज़ों को कोई हाथ लगाए। मैं वो कैसे पहन सकती हूँ? वो गंदे हो गए हैं। अब तुम बाथरोब पहन चुकी हो तो मेरे किसी काम का नहीं। कुछ कपड़े मंगवा देता हूँ मैं तुम्हारे। ये कहकर अरेज खुद भी वॉशरूम में बंद हो गया था। मारोश बेडशीट ठीक करने में लग गई थी। अरेज बाहर आया तो मारोश सोफे पर बैठी थी। यहाँ क्यों बैठी हो? नाश्ता बना के कर लो। मैं हर वक्त तुम्हारी खिदमत के लिए हाजिर नहीं हो सकता। किचन में तुम्हारे काम की हर चीज़ मौजूद है। नाश्ता बनाओ और कर लो। आप नहीं करेंगे नाश्ता मेरे साथ? और मैं क्यों करूँगा नाश्ता तुम्हारे साथ? बीवी हूँ मैं आपकी। अरेज का फिर से कहका गूंजा था। समझ जाओगी वक्त के साथ साथ। मैं जा रहा हूँ काम से, तुम नाश्ता कर लो। थोड़ी देर में कपड़े आ जाएंगे तुम्हारे, पहन लेना। ये कहते वो खुद पर तेज़ी से परफ्यूम छिड़काते चला गया था। पीछे मारोश रोने लग गई थी। शायद किस्मत ने उसका इस तरह से साथ नहीं दिया था जिस तरह उसने सोचा था। काफ़ी देर मारोश रोती रही। कपड़े आ गए थे। वो कपड़े बदलकर दीवारों को देख रही थी। कुछ नहीं खाया था उसने। इतनी फिक्रमंदी में हलक से निवाला ही नहीं उतरना था। शाम को अरेज वापस आया था। काफ़ी गुस्से में था और नशे में भी। शायद किसी से लड़कर आया था। मारोश उठकर किचन की तरफ बढ़ी थी। किधर जा रही हो तुम? आपके लिए कुछ खाने को लेने। मुझे कुछ नहीं खाना। तुम इधर आओ, मेरी आंखों की प्यास बुझाओ। वो नासमझी से अरेज को देखने लगी थी। मैं आज कोटे पर नहीं जाऊँगा। आज तो मुझे रक्स करके दिखाओगी। क्या? मुझे रक्स नहीं आता। अरेज सोफे पर हाथ में शीशे का ग्लास पकड़े जिसमें मखसूस मशरूब था, बैठा था। क्यों नहीं आता? देखा है तुमने इतनी लड़कियों को रक्स करते। आता तो होगा। अरेज ने मारोश को पकड़कर अपने सामने खड़ा किया। मारोश ने फ़्रॉक पहना था जो हर तरह से उसे फिट था। जिस्म का हर हिस्सा आया था। उस फ्रॉक पर दुपट्टा था नहीं। इस सूट के साथ, बल्कि किसी भी सूट के साथ कोई दुपट्टा नहीं था। अरेज ने अपनी क्लास में जिस तरह के कपड़े लड़कियों को पहनते देखा था उसी तरह के मंगवाए थे उसके लिए। महारोश ने चुप करके इसलिए पहन लिए थे क्योंकि इस फ्लैट में उसके शौहर के अलावा और किसी मर्द ने नहीं आना था, इसलिए वो रिलैक्स थी। नाचो मेरी जान, आखिर तुम्हारा ताल्लुक भी तो एक नाचने वाले ख़ानदान से ही है। ऐसे नाचो कि मैं बिन पिए बहक जाऊं। वो उसके खूबसूरत अयां होते जिस्म पर अपनी बेबाक निगाहें गाड़ते हुए बोला। हाथ में ग्लास वैसे ही पकड़ा था। महारोश अपनी नम निगाहें गाड़ते रोते हुए उसको देख रही थी।
جس نے نکاح کے نام پر اس کا سب کچھ لوٹ لیا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے رقص نہیں آتا۔ عریض کا دماغ گھوما تھا، وہ گلاس فرش پر مارتے اٹھا تھا، مہروش کے بال زور سے گرفت میں لیے تھے اور بولا، تم ناچو گی آج، ورنہ میں تمہیں وہیں چھوڑ آؤں گا جہاں سے لایا ہوں۔ مہروش نے روتے ہوئے اپنے بال عریض کی گرفت سے چھڑوانے کی ناکام کوشش کی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ عریض نے اس کے بال چھوڑے اور اتنی زور سے دہاڑا تھا کہ دیواریں کانپ جائیں۔ ناچو! مہروش نے زبردستی اسٹیپ لینے شروع کیے۔ وہ جیسے جیسے اسٹیپ لیتی گئی ویسے ویسے وہ بن پیے بہکا تھا۔ ایک گھونٹ بوتل سے پیا اور پھر سے مہروش کی طرف بڑھا تھا۔ اس کی گردن میں ہاتھ ڈالتے بولا، آتا تو ہے میری جان کو رقص، یقین کرو اتنا اچھا رقص میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ کہتے وہ اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا۔ بہت خوبصورت ہو تم، دنیا کی ساری خوبصورت لڑکیاں تم پر واری جا سکتی ہیں، لیکن تمہارا ایک قصور ہے کہ تم طوائف کی بیٹی ہو۔ عریض نے اسے بیڈ پر دھکا دیا تھا اور اس کے ہونٹوں پر جھکتا گیا۔ ابھی وہ مزید آگے بڑھتا کہ مہروش کی آنکھیں بند ہو گئی۔ عریض آگے بڑھتا گیا لیکن جب مہروش کی طرف سے کوئی حرکت محسوس نہ کی تو بولا، روز مجھے تمہیں سکھانا پڑے گا کیا اور کیسے کرنا ہے؟ لیکن مہروش ویسے ہی بے سود تھی۔ عریض نے منہ اٹھائے اوپر دیکھا تھا، مہروش کی آنکھیں بند تھیں۔ اس نے اسے ہوش دلانے کی کوشش کی لیکن مہروش ہوش میں نہ آئی۔ عریض پریشان ہوا تھا۔ ڈیم اٹ، کیا مصیبت ہے؟ اس نے اس کی بیٹ چیک کی تھی جو کافی سلو چل رہی تھی۔ اس نے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے تھے۔ مہروش نے ہلکی سی آنکھیں کھولی تھی۔ کیا ڈرامہ لگایا ہوا ہے تم نے؟ اٹھ کر بیٹھو۔ تم کیا عرش سے اتری ہو یا تم دنیا کی پہلی لڑکی ہو جس کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے؟ مہروش کوئی بھی جواب دیے بغیر پھر سے رونا شروع ہو گئی تھی۔ عریض کا ہاتھ اٹھا تھا اور مہروش کے منہ پر چھاپ چھوڑ گیا تھا۔ مہروش نے حیرت سے آنکھیں پھیلائے عریض کو دیکھا تھا۔ میری تم کوئی پسندیدہ عورت نہیں ہو جو میں تمہارے اس طرح سے نخرے اٹھاؤں گا۔ مہروش یک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ ایسا تو اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اس نے مہروش کا جبڑا دبوچا تھا۔ بولو گی یا نہیں؟ اب اس سب ڈرامے کی کیا وجہ تھی؟ میں نے کوئی ڈرامہ نہیں کیا، میں صبح کی بھوکی ہوں، شاید اس لیے طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ مہروش نے روتے ہوئے گال پر ہاتھ رکھے جواب دیا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں پھر سے عریض ہاتھ نہ اٹھا دے۔ سب ٹھیک تھا، سب برداشت کر سکتی تھی مہروش، لیکن یہ ہاتھ اٹھانا اس کے دل پر لگا تھا۔ اس نے تو عریض کے آگے خود سے ہاتھ نہیں پھیلائے تھے کہ وہ اس سے نکاح کر لے۔ اس نے تو خود محبت کا اظہار کرتے اس سے نکاح کیا تھا، تو اب یہ سب؟ اس سے اچھی تو وہ جگہ تھی، شاید کم سے کم ماں کھانے پینے کا دھیان تو رکھتی تھی۔ اتنی غلیظ جگہ پر ہوتے ہوئے بھی کسی کی غلط نگاہ اس پر اٹھنے نہیں دی تھی۔ بکواس کر کے گیا تھا کہ کھانے کی ہر چیز کچن میں موجود ہے، جو تم بنا کر کھانا چاہو کھا سکتی ہو۔ عریض پھر سے دہاڑا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ آپ آئیں گے تو آپ کے ساتھ کھاؤں گی۔ ایک ہاتھ وہیں گال پر تھا۔ بی بی، میں کوئی مڈل کلاس فیملی سے تعلق نہیں رکھتا جہاں بیوی اپنے شوہر کا انتظار کرے کب شوہر آئے اور کب وہ کھائے۔ اور تمہیں کس بات کی خوش فہمی ہے کہ میں تمہیں اپنی عزیز ترین بیویوں کی طرح رکھوں گا؟ تم صرف اور صرف میری ضرورت کا سامان ہو، اس بات کو سمجھو۔ یہ کہتے اس نے فون پر کچھ کھانے کا آرڈر کیا تھا۔ اٹھ کے بیٹھو، اپنا حلیہ درست کرو، کھانا آ رہا ہے اور یہ ماتم منانا بند کر دو اب۔ یہ کہتے وہ بیڈ سے اٹھ گیا تھا۔ سارے موڈ کا ستیہ ناش کر دیا ہے، اس نے مشروب کی بوتل کو منہ لگاتے ہوئے کہا۔ مہروش ڈرتے ہوئے اٹھی تھی اور واش روم میں بند ہوئی تھی، شاید منہ دھو رہی تھی یا اپنی قسمت کا ماتم منا رہی تھی۔ جب 5 منٹ تک وہ باہر نہ آئی تو پھر سے عریض بولا، اگر ماتم منا لیا ہو تو باہر آ جاؤ، نہیں تو میں نے دروازہ توڑ کر اندر آ جانا ہے اور تمہیں ماتم منانے کی صحیح وجہ بھی دوں گا۔ مہروش عریض کی آواز سنتے کانپنے لگی تھی۔ کیا قسمت تھی، اب تو شاید وہ اپنی مرضی سے رو بھی نہیں سکتی تھی۔ مہروش واش روم سے باہر آئی تو عریض کھانا رکھ چکا تھا ٹیبل پر اور خود شراب چھوڑ کر سگریٹ پینے لگ گیا تھا۔ مہروش چپ کر کے بیٹھی تھی۔ اب تم یہ کھانا کھاؤ گی یا مزید تھپڑ کھانے ہیں؟ مہروش سہم گئی تھی۔ اس نے جیسے تیسے کرتے کھانا کھایا تھا اور خود ہی برتن اٹھائے کچن میں چلی گئی۔ وہ واپس آئی تو عریض نے لائٹس بند کر دی تھی اور بیڈ پر کروٹ لیے سو گیا تھا۔ مہروش کو لگا وہ سو گیا ہے۔ مہروش بھی دوسری طرف آتے لیٹی تھی۔ ابھی وہ لیٹی تھی کہ عریض نے پھر سے اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ میری طبیعت نہیں ٹھیک، مہروش نے عریض کو واپس فارم میں آتے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہو یا نہ ہو، تم روز رات کو یوں ہی میری باہوں میں رہو گی اور آج ساری محنت بھی تم ہی کرو گی۔ کھانا کھایا ہے نا میری جان نے، اب چلو، اب محنت بھی کرو۔ مہروش نے حیرت سے عریض کو دیکھا تھا۔ یہ بات سچ تھی کہ نہ اس شخص کے پاس دولت کی کمی تھی اور نہ ہی اس کے پاس حسن کی کمی تھی، لیکن اخلاق کی کمی تھی۔ اس نے شاید کبھی کسی سے اخلاق سے بات ہی نہیں کی تھی، یا شاید ان کی کلاس میں اخلاق کا کوئی عمل دخل ہی نہیں تھا۔ مہروش یہی سوچ سکی تھی۔ چومو مجھے خوبصورت لڑکی، ایسے چومو کہ میں شراب کو چھوڑ کر روز تمہارا نشہ کرنا چاہوں۔ مہروش پھر سے سہمی تھی، پر وہ بے بس تھی۔ آنکھیں بند کرتے وہ عریض کے ہونٹوں پر جھکی تھی۔ ہونٹوں سے گردن پر آتے وہاں بھی چوما تھا۔ شرٹ اتارو میری، ایک اور حکم۔
महारोश ने उसकी शर्ट के बटन खोलने शुरू किए थे। बटन खोलते शर्ट रिमूव की थी। अरीस को नाजुक जान पर शायद रहम आया था। उसे अपने नीचे करता उस पर झुका था। नाजुक पर्दे गिरते चले गए थे। अरीस को बर्दाश्त करना आसान न था, लेकिन महारोश को अब रोज़ ये करना था। सुबह के वक्त अरीस की आंख पहले खुली थी। पहलू में लेटी नाजुक जान को देखा था। आंखें शायद रोने की वजह से सूजी थी। जगह जगह उसकी शिद्दतों की मोहरें सिप थी, जो उसके हुस्न को मजीद निखार रही थी। अरीस ने महारोश के मुंह पर आती बालों की लट को पीछे किया था, जिस पर महारोश की आंख खुली थी। अरीस चिढ़ा था। वो अभी उसके हुस्न को फुर्सत से देखना चाहता था। उठ जाओ लड़की, तुम मेरे साथ आज मेरे घर चलोगी। अरीस ने उसे होश में आते देखते हुए बोला। आपने अपने अम्मी अबू को बता दिया? नहीं, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। तुम मेरी पर्सनल मुलाजमा बनकर मेरे साथ जाओगी। मैं रोज़ तुम्हारी खातिर इस फ्लैट पर तो नहीं हो सकता ना। महारोश ने आंखें पूरी तरह खोले उसे देखा था। उसे लफ्ज़ मुलाजमा अपने लिए बहुत बुरा लगा था। वो बीवी भी तो कह सकता था। मुलाजमत तो उसने कभी कोठे पर नहीं की थी। इतनी हैरान मत हो। और क्या मैं बताऊंगा अपने घर वालों को कि तुम्हें कोठे से ले आया हूँ? खड़े खड़े तलाक दिलवा देंगे तुम्हें। उठ जाओ, कपड़े तब्दील करो, फिर निकलते हैं। महारोश ने खुद की तरफ देखा और फिर बेड के नीचे, जहाँ उसके कपड़े पड़े थे। अरीज ने उसकी आंखों के ताक़ुब में देखते अपने पास पड़ी शर्ट उसके हवाले की और उसे बात लेने का कहकर खुद रूम से बाहर चला गया। महारोश फिर से रोना शुरू हो गई थी। वो अब और कुछ नहीं कर सकती थी। किसी चीज़ की कमी नहीं थी उसे, सिवाय उस इज़्ज़त के जो वो डिज़र्व करती थी। लड़खड़ाती हुई बेड से उठी थी और वॉशरूम में बंद हो गई। थोड़ी देर बाद दोनों गाड़ी में बैठे थे। महारोश ने डार्क ब्लू कलर का शॉर्ट टॉप पहना था और साथ में ब्लैक टाइट्स। ऊपर उसने वही दुपट्टा लिया था जो वो कोठे से लाई थी। ये दुपट्टा उतार दो, तुम्हारी खूबसूरती छिपती है इससे। लेकिन मुझे अम्मी ने सिखाया है, बाहर जब भी जाते हैं चादर में जाते हैं। चादर है नहीं, इसलिए ये ले लिया था। तुम मेरे साथ गाड़ी में बैठी हो। गाड़ी के शीशे वैसे ही टिंटेड हैं, बाहर से कोई कुछ नहीं देख सकता। इसलिए अपनी ये पारसाई साइड पर रखो और ये दुपट्टा उतार दो। यहाँ कोई तुम्हारी तरफ देखने को बेताब नहीं बैठा। अरेज ने महारोश को गहरी निगाहों से देखते हुए कहा था, लेकिन शायद वो खुद ही उसे उसके बालों समेत देखने को बेताब था। महारोश ने दुपट्टा उतार दिया था। आपको मेरे से वाकई कभी मोहब्बत नहीं हुई? महारोश ने थक हार कर वो सवाल पूछ लिया था जो उसे 3 दिनों से तंग कर रहा था। अरेज के किसी एक्ट से एक पल के लिए भी नहीं लग रहा था कि कभी उसे मोहब्बत हुई हो। अरेज ने मुस्कुराते हुए महारोश को देखा और बोला, हुई है ना मेरी जान, तुम्हारी इस जवानी से भरपूर जिस्म से, तुम्हारे कल के किए गए रक़्स से। यकीन करो, इतना हसीन रक़्स मैंने अपनी 26 साला ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। उसके अलावा मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं हुई। तुम बस मेरी ज़रूरत का सामान हो और मैं अपनी ज़रूरत की चीज़ों को इस्तेमाल करके जल्दी छोड़ देता हूँ। महारोश अरेज की बातों से खौफज़दा हुई थी। इस तरह तो वो शायद उसे भी जल्द छोड़ देगा। इतने में गाड़ी एक जदीद तर्ज की बनी कोठी के आगे रुकी थी। गार्ड ने दरवाज़ा खोला था और गाड़ी अंदर दाखिल हुई थी। अरीस के साथ आगे किसी लड़की को बैठा देखकर गार्ड हैरान हुआ था, क्योंकि आज से पहले कभी किसी लड़की को अरीस के साथ वाली सीट पर बैठे नहीं देखा था, चाहे कोई उसकी कितनी ही करीबी दोस्त क्यों ना हो। अरीस गाड़ी पार्क करते महारोश को गाड़ी से उतरने का कहते अंदर की तरफ बढ़ा था। अंदर शमसुद्दीन और सिद्रा मलिक टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। अपने बेटे को तकरीबन 1 हफ्ते बाद देखकर दोनों खुश हुए थे। उन्होंने उसे अपने साथ नाश्ता करने की पेशकश की। वो चुप करके सिद्रा मलिक की साथ वाली कुर्सी खींचते उस पर बैठ गया था। अरीस के पीछे महारोश भी अंदर दाखिल हुई थी। शमसुद्दीन की निगाह उस पर पड़ी थी। इतनी हसीन लड़की को देखते हवस तो जागी थी, लेकिन वो चुप कर गए। अरीस ने उनकी निगाहों के ताक़ुब में देखा था। उसे बहुत कुछ चुभा था अपने बाप की निगाहों से। उसने फ़ौरन कहा, महारोश तुम ऊपर जाओ, मेरा कमरा ऊपर है। अरीस की आवाज़ सुनते सिद्रा मलिक भी महारोश की तरफ मुतवज्जो हुई थी। महारोश जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर गई थी। उसे भी शमसुद्दीन की निगाह अपनी तरफ उठी अच्छी नहीं लगी थी। मामा पर्सनल मुलाजमा है मेरी, आज से मेरा हर काम सिर्फ यही करेगी। लेकिन अचानक से तुम्हें पर्सनल मुलाजमा की ज़रूरत क्यों पड़ गई? शमसुद्दीन ने खोजती निगाहों से कहा। ज़रूरत थी तो साथ लाया हूँ, और बाबा आप जानते हैं, मेरी पर्सनल चीज़ को कोई देखे भी मुझे बर्दाश्त नहीं होता। उसकी आवाज़ में वार्निंग थी। शमसुद्दीन समझ गया था वो क्या कहना चाह रहा था। अरीज अपना नाश्ता छोड़ते ऊपर महारोश के पीछे चला गया था। उसे कुछ बहुत बुरा लगा था। हालांकि वो अपने बाप की आदत से वाकिफ़ था, लेकिन फिर भी उसे कुछ बहुत बुरा लगा था। पर क्यों लग रहा था वो नहीं जानता था। ऊपर जाते अपने रूम का दरवाज़ा खोला तो महारोश उसके कमरे के कालीन पर घुटनों में सर दिए बैठी थी।
अरेज का दिमाग मजीद घूमा था। यहाँ क्यों बैठी हो तुम? अरेज ने ऊंची आवाज़ में कहा। महारोश जो कि फिर से रो रही थी, अरेज की आवाज़ पर जल्दी से आंसू साफ करते खड़ी हुई थी। और कहाँ बैठती मैं? सोफ़ा, बेड तुम्हें नज़र नहीं आ रहा? लेकिन आपने ही तो कहा था कि मैं मुलाजमा हूँ, और मुलाजमा तो इतनी ऊंची जगहों पर नहीं बैठती। अरेज पहले से ही काफ़ी गुस्से में था। अब ये लड़की उसका मजीद दिमाग ख़राब कर रही थी। आगे बढ़ते अरेज ने उसका जबड़ा दबोचा था और बोला, तुम सिर्फ इतना करो जितना मैं करने को कहता हूँ। उससे आगे ना तुम्हें सोचने की ज़रूरत है, ना कुछ करने की। अरीज़ इतना करीब था महारोश के कि उसकी तपिश ज़दा सांसें उसके नकोश को झुलसा रही थी। आपने भी अभी खुद सबके सामने नीचे कहा है कि मैं आपके लिए मुलाजमा से बढ़कर कुछ नहीं हूँ। शुक्र करो, मुलाजमा ही कहा है मैंने, ये नहीं कहा कि तुम एक तवाइफ की बेटी हो। अरीज़ की आवाज़ इतनी ऊँची थी कि महारोश काँप गई थी। खुद ही शादी की है आपने इस तवाइफ की बेटी से, और मेरी माँ को क्यों ऐसे याद रखते हैं? मुझे सीधा सीधा तवाइफ ही कह दिया करें। वैसे भी नीचे बैठे मर्द ने जिन नज़रों से मुझे देखा है, इस तरह तवाइफ को ही देखते हैं। बकवास बंद करो तुम अपनी। ये कहते अरीज़ का हाथ फिर से उठा था, लेकिन वो अपना हाथ हवा में ही मुअल्लिक कर गया था। छाप नहीं छोड़ी थी। उसे समझ नहीं आई थी उसका खुद को तवाइफ कहना ज़्यादा बुरा लगा है या उसके बाप की उठती नज़रों का ताना, या शायद दोनों बातें बुरी लगी हैं। इसमें क्या गलत कहा है मैंने, और अपना हाथ रोक क्यों लिया है? उठाएं फिर से हाथ। इस दफ़ा बेहोश नहीं होंगी मैं। यही कर सकते हैं आप। बस जिद थी ना आपकी मेरा जिस्म हासिल करना। चंद करोड़ और बढ़ाते चंदाबाई ने बगैर निकाह के मुझे आपके आगे फेंक देना था। महारोश, मुझे उतना गुस्सा दिलाओ और उतने अल्फाज मुंह से निकालो जिनका खामियाजा बाद में भुगत सको। अरेज ने अपने बालों में हाथ फेरते, कमरे के चक्कर काटते, खुद को नॉर्मल करते हुए कहा था। महारोश वहीं ज़मीन पर बैठती चली गई थी। हाथों में चेहरा दिए फूट फूट कर रो दी थी। अरेज खुद पर काबू पाते बेड पर बैठा था। वो खुद को जितना रिलैक्स रखने की कोशिश कर रहा था, ये लड़की उसका उतना ही दिमाग ख़राब कर रही थी। इतने में अरेज के कमरे का दरवाज़ा किसी ने नॉक किया था। अरेज ने उठते दरवाजे के बीच में इस तरह से खड़े होते कि आने वाले की निगाह महारोश पर ना पड़े, दरवाज़ा खोला था। अपने सामने बतूल को देखते उसको मजीद गुस्सा आया था। बतूल दरवाज़ा खोलकर अंदर जाने लगी थी जब अरेज ने उसे बाजू से पकड़कर रोका था और बोला, तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है यूँ मुँह उठाकर मेरी इजाज़त के बगैर मत आ जाया करो। प्लीज़, मेरे घर वाले किसी से मेरा रिश्ता कर रहे हैं। मैं ये शादी नहीं कर सकती। अपने घर वालों से बात करो, नहीं तो मैं नीचे जाकर खुद आंटी को सब बता दूंगी। शौक से बताओ, मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। अलबत्ता तुम्हारी इज़्ज़त पर ज़रूर सवाल उठेंगे। और मैंने तुमसे कभी मोहब्बत का इजहार नहीं किया, ना ये कहा कि मैं तुम्हारे लिए मरा जा रहा हूँ। तुम खुद मेरी दीवानी हो। अंदर बैठी महारोश को किसी लड़की की यूँ आवाज़ सुनाई दी। वो उठकर अरेज के पीछे आन खड़ी हुई। अरेज के पीछे किसी लड़की को देखकर बतूल बोली, अरेज, ये लड़की कौन है? उसके ताक़ुब में अरेज ने पीछे मुड़कर देखा था। उसे जितना गुस्सा उस वक्त महारोश पर आया था, उसका दिल किया था वो उस लड़की का सर फाड़ दे, कोई चीज़ मार दे। तुम यहाँ क्या करने आई हो? बैठ के मातम पूरा करो, मैं आ रहा हूँ। अरेज को यकीन था अगर वो मज़ीद यहाँ रुका तो ज़रूर महारोश पर दोबारा हाथ उठा देगा। अरेज ने दरवाज़ा बंद किया। महारोश वहीं खड़ी रही थी। वो बतूल की बातें सुन चुकी थी। क्या अरेज की ज़िंदगी में और भी लड़कियाँ रह चुकी थी? ऐसा क्यों किया किस्मत ने उसके साथ? जब उसने खुद को अपने शौहर के लिए बचा के रखा था, फिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? इतने में महारोश को अजानों की आवाज़ सुनाई दी। वो अपने अल्लाह से मदद मांगना चाहती थी। वज़ू की नीयत से वॉशरूम में बंद हो गई। थोड़ी देर बाद बाहर आकर वही दुपट्टा नमाज स्टाइल में लेते वो जाए नमाज बिछाए रोने लगी थी। अरेज बतूल को लिए साथ वाले कमरे में आ गया था। अब बताओ क्या मसला है तुम्हारा? अरेज ने उसे ज़मीन पर धक्का देते हुए कहा था। ज़मीन पर नरम कालीन ना होता तो इतनी ज़ोर से धक्का दिया था कि बतूल को यकीनन कोई हड्डी टूट जानी थी। बतूल ने खुद पर काबू पाते अरेज से सवाल किया, अरेज, वो लड़की कौन है? तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि मेरे से सवाल करो। जहाँ तुम्हारे घर वाले तुम्हारा रिश्ता करवाना चाहते हैं वहाँ कर लो, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं। ये क्या कह रहे हो तुम? मैंने अपना सब कुछ तुम्हारे लिए कुर्बान कर दिया है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। बतूल ने उठते साथ अरेज का गिरेबान पकड़ा था। अरेज ने अपना गिरेबान उससे छुड़वाया था और बोला, मुझे क्या पता तुमने किन किन लड़कों के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया है। मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। ऐसा मत कहो अरेज, तुम अच्छे से जानते हो मुझे तुम्हारे अलावा कभी किसी ने हाथ नहीं लगाया। लगाया होता तो तुम मेरे साथ कभी ना होते। अरेज ने उसकी बात को इग्नोर करते उसका बाजू दबोचा था और उसे लिए कमरे से निकलते नीचे की तरफ बढ़ने लगा। मेरी लाइफ में और ना मेरे घर में तुम्हारी कोई जगह है। नीचे सिद्रा मलिक की कुछ दोस्तें आई बैठी थी। वो शोर सुनते डाइनिंग रूम से बाहर आई थी। अरेज बेटा, मेरी दोस्तें आई हैं, कुछ ख्याल करो। क्या शोर मचाया है तुम दोनों ने? आंटी, अरेज मुझे इस्तेमाल करके छोड़ रहा है, उसे समझाएं, मेरी इज्जत का कुछ ख्याल करे। क्या कह रही है ये अरेज? मामा, आप इस मामले में ना बोलें, और मैं इसे ज़बरदस्ती नहीं बुलाता था, ये खुद आती थी मेरे पास। सिद्रा मलिक बतूल को देखते हुए बोली,
بیٹا یہ آپ کا اور عریض کا پرسنل میٹر ہے، میں اس میں دخل نہیں دے سکتی۔ یہ کہتے وہ رکی نہیں تھی، واپس اندر چلی گئی تھی۔ بے حسی تو شاید امیروں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے۔ عریض اسے باہر گیٹ پر لاتے چھوڑ چکا تھا اور گارڈ سے بولا آئندہ یہ یہاں نظر آئے تو اسے اندر نہ آنے دینا۔ یہ کہتے عریض واپس اندر چلا گیا تھا۔ بطول روتی سسکتی اس مرد کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ دل سے بددعا نکلی تھی اور وہ اس نے اتنی اونچی آواز میں کہہ بھی دی تھی، اللہ کرے کسی سے تمہیں ٹوٹ کر محبت ہو لیکن اللہ اسے تم سے چھین لے۔ یہ کہتے بطول چلی گئی تھی۔ عریض بطول کی آواز سنتے رکا تھا، لیکن پھر یہ سوچتے کہ مجھے کبھی کسی لڑکی سے محبت نہیں ہو سکتی، مسکرا دیا اور اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ کمرے میں آتے اس نے دیکھا تھا مہروش جائے نماز پر بیٹھی رو کر نہ جانے اللہ سے کیا باتیں کر رہی تھی۔ کیا عجیب قسمت پائی تھی اس مرد نے، ایک لڑکی بددعا دے کر گئی تھی اور ایک جائے نماز پر بیٹھی اس کے لیے شاید مزید بددعائیں کر رہی تھی۔ عریض پاس ہی صوفے پر بیٹھ کر اس کی دعا ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا تھا۔ اسے شاید یاد نہیں تھا اس نے آخری دفعہ نماز کب پڑھی تھی۔ کبھی اللہ سے کچھ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی، سب کچھ تو تھا اس کے پاس اللہ کا دیا ہوا، سکون کے علاوہ۔ لیکن نماز کے احترام وہ جانتا تھا، اتنا اسے پتہ تھا کہ جب کوئی نماز یا دعا پڑھے تو اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنا چاہیے۔ مہروش جب فارغ ہوئی تو اٹھ کر جائے نماز طے لگانے لگی۔ تمہیں یہ جائے نماز کہاں سے ملا؟ مجھے نہیں یاد کہ میرے کمرے میں کبھی جائے نماز رکھا ہو کسی نے، یہ مجھے ماما نے دیا تھا اور میں فلیٹ سے اپنے کپڑوں کے ساتھ لائی تھی۔ اس کی بات پر عریض ہنس دیا۔ کوٹھے پر جائے نماز بھی پایا جاتا ہے؟ نائس۔ عریض کے بولنے پر مہروش بولی کوٹھے پر آپ جیسے باہر سے شریف نظر آنے والے مرد پائے جا سکتے ہیں تو جائے نماز کیوں نہیں؟ مسلمان ہوتی ہیں وہاں موجود سب لڑکیاں اور عورتیں بھی، بس حالات سے مجبور ہو کر ان سے زبردستی یہ سب کروایا جاتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر سے بحث میں نہیں پڑنا چاہتا میں، یہ رکھو اور پاس آؤ میرے شوز اتارو۔ مہروش دوپٹہ اتارتے اس کے پاؤں کے پاس زمین پر بیٹھی تھی۔ عریض کو پھر سے کچھ عجیب لگا تھا، ہر لحاظ سے تو اس لڑکی کے پاس شہزادیوں والا حسن تھا، نہیں اس کی جگہ پاؤں میں نہیں ہو سکتی۔ عریض نے ٹرانس کی کیفیت میں اسے اٹھایا تھا، ابھی اس کے ہاتھ عریض کے پاؤں تک نہیں گئے تھے۔ اسے اٹھا کر عریض نے اپنے پہلو میں بٹھایا تھا، سامنے نظر آتے شیشے میں خود کو اور اس کو دیکھا تھا، زبان سے بے ساختہ پرفیکٹ نکلا تھا۔ آواز اتنی آہستہ تھی کہ مہروش کو سنائی نہ دی۔ اس نے ناسمجھی سے عریض کو دیکھا اور بولی آپ نے کچھ کہا ہے؟ جس پر عریض ہوش کی دنیا میں واپس آیا اور بولا نہیں کچھ نہیں، میں فریش ہو رہا ہوں، نیچے کچن میں ملازمہ کھانا بنا رہی ہوگی، ان سے میری پسند پوچھ لو اور میرے لیے کھانا بناؤ، آج میں تمہارے ہاتھ کا بنا کھانا کھاؤں گا۔ مہروش جی اچھا کہہ کر اٹھ گئی تھی اور نیچے کی طرف چل دی تھی۔ یہ مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے، شاید اس کے حسن سے بہک جاتا ہوں۔ عریض نے مہروش کے جاتے خود سے کہا اور واش روم میں چلا گیا۔ مہروش نیچے آئی تو سدرا ملک کی دوستیں ابھی وہیں بیٹھی تھی۔ اسے دیکھتے سب نے سدرا سے سوال کرنے شروع کیے، جس پر انہوں نے یہی کہا کہ ملازمہ ہے ان کے بیٹے کی۔ اے لڑکی تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ عریض کے سارے کام اوپر ہوتے ہیں، مجھے عریض نے کھانا پکانے کا کہا ہے، لیکن عریض کسی اور کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتا، اسے کھانا بہت مشکل سے پسند آتا ہے۔ سدرا ملک اسے ناگواری سے گھورتے بولی تھی، انہوں نے مجھے کہا ہے کہ ملازمہ سے پوچھ لو میں کیسا کھانا کھاتا ہوں اور میرے لیے کھانا بناؤ۔ اچھا ٹھیک ہے، کچن اس سائڈ پر ہے، جاؤ تم یہاں سے۔ اس کے جانے کے بعد سدرا ملک کی دوستوں نے ان سے کہا کہ اتنی جوان اور حسین لڑکی کو تم اپنے بیٹے کی ملازمہ کہہ رہی ہو، ہمیں تو کچھ اور ہی چکر لگتا ہے، ملازمہ ہی ہے، میرا بیٹا ایسے ہی کسی بھی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل تھوڑی کر لے گا، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ مہروش کو ملازمہ نے بتایا تھا کہ عریض کو زیادہ دیسی فوڈ پسند ہے اور کھانے میں مرچیں بھی تیز کھاتے ہیں، اس لیے ہر وقت سڑا رہتا ہے، یہ مہروش نے دل میں سوچا تھا۔ مہروش نے ملازمہ کی مدد سے چانپیں روسٹ کی تھی، ساتھ میں مٹن کا قورمہ اور پلاؤ بنایا تھا۔ میٹھے میں اسے ملازمہ نے بتایا تھا کہ عریض کسٹرڈ زیادہ شوق سے کھاتے ہیں تو اس نے کسٹرڈ ہی بنا لیا تھا۔ کوئی 2 گھنٹے لگاتار کام کرنے کے بعد مہروش نے عریض کی پسند کا سب کچھ بنا لیا تھا اور اب وہ سلاد کاٹ رہی تھی۔ جب عریض کچن میں داخل ہوا اسے عریض کے اندر آنے کا علم نہیں ہوا تھا۔ ملازمہ نے شاید جب سے وہ یہاں کام کر رہی تھی عریض کو پہلی دفعہ کچن میں دیکھا تھا اور وہ بہت حیران تھی۔ سدرا ملک دوستوں کے ساتھ باہر چلی گئی تھی، ورنہ وہ بھی اپنے بیٹے کو یوں کچن میں جاتا دیکھ کر سوال ضرور کرتی۔ عریض نے ملازمہ کو باہر جانے کا اشارہ کیا، ملازمہ چپ کرتے باہر چلی گئی۔ مہروش ابھی تک عریض کے ہونے سے بے خبر تھی۔ عریض مہروش کے پاس آتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اس کی بیگ خود کے ساتھ لگائی تھی۔ مہروش عریض کی مخصوص خوشبو محسوس کرتے کنفیوز ہوئی تھی، اسے عریض کے پل پل بدلتے رنگ بالکل سمجھ نہیں آتے تھے۔ کیا کیا بنایا ہے کھانے میں؟ عریض نے مہروش کے کان کی لو کو دانتوں میں دباتے ہوئے بولا تھا۔ وہ مٹن۔ مہروش عریض کی بے باک باتوں سے پزل ہوئی تھی، وہ پریشان تھی کہ ابھی کمرے میں اتنی تذلیل کی ہے اور اب اتنے پاس کھڑا ہے۔
अरेज ने मारोश को बगैर समझने का मौका दिए उसका रुख अपनी तरफ किया। अपने होंठ उसके होंठों के करीब ले जाते रुका था और बोला, अब दो जवाब। मारोश बुरी तरह पसीने में नहलाई थी। मटन की सारी डिशेस अभी उसकी बात मुंह में ही थी जब अरेज उसके होंठों पर झुका था। अरेज ने महारोश को थामा ना होता तो वो अब तक ज़मीन बोस हो गई होती। 5 मिनट तक अरेज जब पीछे ना हटा, महारोश को अपना सांस बंद होता महसूस हुआ था। उसने अरेज को हाथों से जोर लगाए पीछे करना चाहा, लेकिन अरेज के इतने सख्त वजूद के आगे उसके हाथ कहाँ हरकत कर सकते थे। महारोश की गैर होती हालत को महसूस करते अरेज पीछे हटा था। महारोश ने शर्म से नज़रें झुका ली थी। यकीन करो जाने मन, इतना नशा तो शराब में भी नहीं है जितना तुम्हारे इन होठों में है। ये कहते अरेज ने पीछे स्लैब से टेक लगा ली थी। कुछ खाया है तुमने या आज रात फिर बेहोश होने का इरादा है? अरेज ने काफ़ी मुलायमत से पूछा था। थोड़े से चावल, शायद रात के बचे, मुलाजमा खा रही थी, वही खाए हैं उसके साथ। तुम कुछ और भी बना के खा सकती थी। नहीं, मुझे मुलाजमा ने बताया था कि यहाँ घर वालों के अलावा कोई भी कुछ अपनी मर्जी से बनाकर नहीं खा सकता। अरेज को उसकी बात फिर से बहुत नागवार गुजरी थी। ठीक है, उसने सबसे कहा था कि वो मुलाजमा है, लेकिन उसका खुद को बार बार मुलाजमा कहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। खाना टेबल पर लाओ, मुझे भूख लगी है। अरेज ये कहते किचन से बाहर चला गया था और मुलाजमा को आवाज़ देकर मारोश को खाना लगवाने में मदद करने को कहा था। मारोश खाना लगा रही थी कि शमसुद्दीन और सिद्रा मलिक दोनों इकट्ठे अंदर दाखिल हुए थे। मारोश को काम करता देखकर सिद्रा मलिक बदमज़ा हुई थी। न जाने क्यों उन्हें ये लड़की एक आंख नहीं भा रही थी। ये टेबल सेट क्यों कर रही है? बाकी मुलाजिम मर गए हैं क्या? सिद्रा मलिक के इस तरह बोलने पे मारोश जहाँ थी वहीं खड़ी हो गई थी। अरेज बोला था, ये कैसे बात कर रही हैं आप? मैंने इसे टेबल सेट करने का कहा है। और तुम्हारा दुपट्टा किधर है? जाओ दुपट्टा लो जाकर। शमसुद्दीन की निगाह वापस उस पर उठती महसूस करते अरेज बोला था। मारोश किचन में गई थी, जिस पर शमसुद्दीन बोला था, तुमने कभी किसी तवाइफ को दुपट्टा लेते देखा है साहबजादे? अरेज ने अपने बाप की बात पर मुट्ठियां दबोची थी। वो जानता था ये बात ज़्यादा देर तक कम से कम वो अपने बाप से नहीं छुपा सकता था, क्योंकि उनका खुद आए दिन कोठे पर चक्कर लगता रहता था और उनके काफ़ी जानने वालों का भी, जिनके सामने अरेज ने मारोश की कीमत लगाई थी। इसमें बहुत से लोग अरेज के बाप के जानने वाले थे। क्या तवाइफ? मेरे घर में तवाइफें कब से आने लग गई हैं? सिद्रा मलिक चीखी थी। अरीज अपनी जगह से उठते अपने बाप के सामने आया और बोला, आपको किसने हक दिया आप मेरे सामने उसकी ऐसे तजलील करें? क्यों ना करें वो? औकात क्या है इस लड़की की? निकालो इसको अभी मेरे घर से। ये कहते सिद्रा मलिक मारोश की तरफ बढ़ी थी, जो मुलाजमाओं में खड़ी अपनी इज्जत का तमाशा बनते देख रही थी। उससे पहले सिद्रा मलिक मारोश को हाथ लगाती अरेज उन दोनों के दरमियान हायल हुआ था और बोला, इसे यहाँ मैं लाया हूँ। मैं किसी को हक नहीं दूंगा कोई इसे मेरी इजाज़त के बगैर हाथ लगाए या इसकी तजलील करे। बरखुरदार, अपना रिश्ता आप खुद बताएंगे इस लड़की से या वो भी मैं बताऊँ? शमसुद्दीन फिर से बोले थे। रिश्ता? कैसा रिश्ता? मुझे कोई कुछ बताएगा? हो क्या रहा है यहाँ? निकाह किया है आपके बेटे ने इससे। शमसुद्दीन ये कहते टेबल की कुर्सी खींचते बैठ गए थे। वो जानते थे अब माँ बेटा दोनों आमने सामने होंगे। उन्हें इस लड़की से कोई एतराज़ नहीं था, बल्कि घर में कुछ भी होता रहे किसी चीज़ से कभी कोई एतराज़ नहीं हुआ था। उनकी ज़िंदगी पुरसुकून थी। उन्हें और क्या चाहिए था? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे बगैर बताए इतना सब कैसे कर सकते हो? मामा, कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ निकाह किया है। निकाह ही तो सब कुछ होता है। कितने अरमान थे मेरे तुम्हें लेकर। मैं अपने फ्रेंड सर्कल में क्या मुंह दिखाऊंगी और क्या बताऊंगी कि मेरे बेटे ने एक तवाइफ से निकाह कर लिया है? तवाइफ नहीं है ये। अरीज इतनी ज़ोर से चीखा था कि सब मुलाजिम लरज़ गए थे। कोठे के दरो दीवार भी लम्हे में हिल गए थे। खबरदार, अब इसे किसी ने तवाइफ कहा, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। बीवी है ये मेरी और बीवी बनकर ही रहेगी इस घर में। अरेज ने कहते मारोश का हाथ पकड़ा था, जो अब तक उसके पल पल बदलते रूप से परेशान थी। मैं एक तवाइफ को अपनी बहू मान ही नहीं सकती। आपके मानने से कुछ नहीं होता। यही अब मेरी बीवी रहेगी। और आप बाबा, अगर निकाह का पता लग ही गया है तो आप जानते हैं निकाह के बाद वलीमा भी होता है। वलीमे की तैयारी करें, वरना मुझे बता दें, वो भी मैं खुद ही कर लूँ, आप दोनों के बगैर। ये कहते अरेज मारोश का हाथ थामे ऊपर चला गया था। तुम सब शक्ल क्या देख रहे हो? उठाओ ये खाना और जाओ यहाँ से। बेगम, वलीमे की तैयारी करूं? शमसुद्दीन बाखूबी जलती पर तेल का काम कर रहे थे। सिद्रा ने उन्हें घूर कर देखा और वहाँ से पैर पटकती चली गई थी। अरीज मारोश को कमरे में लाया था। आप मुझे जहाँ से लाए हैं वहीं छोड़ आए। वहाँ रहते कभी किसी ने मेरे लिए तवाइफ का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया था। मारोश ने हिचकियों से रोते हुए कहा था। अरीज उसकी तरफ बढ़ते उसके दोनों इतराफ में हाथ रखते बोला था, मैं इसलिए सबसे नहीं लड़ा कि तुम्हें उठा के वापस छोड़ाऊँ और कमरे में तुम्हारे आंसू भी बर्दाश्त करूँ। आपने एक ना एक दिन मुझे छोड़ ही देना है, तो अभी क्यों नहीं? मारोश ने अरीज की आंखों में देखते सवाल किया था। अभी मेरा तुमसे दिल नहीं भरा। ये कहते मारोश से पीछे हटा था। मुंह धो लो तुम, मैं खाना कमरे में मंगवाता हूँ।
मारोश अपनी जगह से उठी थी। उससे पहले वो वॉशरूम में जाती वो लड़खड़ाई थी। अरेज ने उसकी तरफ बढ़ते उसे थामा था। उसे ऐसा लगा जैसे आग को हाथ लगा लिया हो। इतना बुखार, तुम्हें डॉक्टर की ज़रूरत है। खाना खाने के बाद ले जाऊंगा। अरेज और मारोश ने मिलकर खाना खाया। उस दौरान दोनों की कोई बात नहीं हुई थी। दोनों डॉक्टर के पास गए और आगे से डॉक्टर ने नई खबर सुना दी थी। आपकी शादी को कितने दिन हुए हैं? 3 दिन। 3 दिन में आपने इनका ये हाल कर दिया है। डॉक्टर ने चेकअप करते महारोश के जिस्म पर निशान देख लिए थे। ये हमारा पर्सनल मैटर है, अब पर्सनल नहीं रहा। मेरे ख्याल से आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। 1 हफ्ते बाद मैं इनका टेस्ट करवाऊंगी, फिर ठीक पता चलेगा। तब तक आप इनकी डाइट का प्रॉपर ख्याल रखें। अरेज खुश था या उदास वो समझ नहीं पाया था। वो अभी बच्चा नहीं चाहता था। उसने तो काफ़ी एहतियात भी की थी, फिर भी ये सब। उसने रास्ते में महारोश से बात की कि ये बच्चा दुनिया में ना आने दे, लेकिन महारोश ने कहा वो कैसे उसकी जान ले सकती है जो अभी तक दुनिया में नहीं आया। अगर आपको ये बच्चा नहीं चाहिए तो आप मुझे वापस छोड़ आएं। मैं इस बच्चे के सहारे ज़िंदगी गुजार लूँगी। अरीज उसकी बात पर रुख फेर कर रह गया था। उसे मना किया था कि अभी किसी को ना बताए। मुलाजमा को अपने कमरे में बुलाकर उसके खाने पीने का ख्याल रखने का कहा था और रूम से चला गया था। साथ वाले कमरे में आते उसने शराब को मुँह लगाया, लेकिन उसमें उसे सुकून मिल ही नहीं रहा था। बोतल ज़मीन पर मारते वो उठा था। वापस कमरे में आते मारोश की तरफ बढ़ा था। नशे की हालत में उस पर झुकते बोला था, मैंने कहा था ना तुम्हारे नशे का मुकाबला शराब भी नहीं कर सकती। ये कहते वो मारोश पर झुकता चला गया था। चंद दिन बाद डॉक्टर ने टेस्ट करवाया जो कि पॉजिटिव था। अरीज ने अपने माँ बाप को बताया। सिद्रा मलिक काफ़ी गुस्से में आ गई थी। उन्होंने साफ कहा था कि उन्हें एक तवाइफ से अपनी नस्ल नहीं बढ़वानी, जिस पर अरीज ने उन्हें टोका था और साफ कहा था अगर वो ऐसा ही रवैया रखेंगी तो वो उन दोनों को छोड़कर चला जाएगा। इस धमकी का काफ़ी फ़ायदा हुआ था। सिद्रा मलिक ने ना चाहते हुए भी महारोश को कबूल कर लिया था। वलीमे के नाम पर सिर्फ करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों को दावत दी थी। अरीज ने कहा था कि ग्रैंड इवेंट करें, लेकिन सिद्रा मलिक ने ये कहकर मना कर दिया, जहाँ हम तुम्हारी एक मान रहे हैं वहाँ तुम भी हमारी एक मान लो। अरीज और महारोश दोनों चांद का टुकड़ा लग रहे थे। बहुत लोगों ने सिद्रा को कहा कि बहू बहुत प्यारी है तुम्हारी। अरीज का रवैया बहुत बेहतर हो गया था महारोश के साथ। 1-2 दफ़ा महारोश ने अपनी माँ से मिलने का कहा, जिस पर अरीज बहुत गुस्से में आ गया था। मजबूरन महारोश चुप हो जाती। महारोश की प्रेगनेंसी में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस थी। डॉक्टर ने अरीज को महारोश से डिलीवरी तक दूर रहने का कहा था। 8 माह बाद, देखिए मिस्टर अरेज, आपकी वाइफ की प्रेगनेंसी में ऑलरेडी काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस थी। आप हमें इस पे साइन कर दें कि डिलीवरी के दौरान आपकी वाइफ या बच्चे में से किसी को कुछ होता है तो अस्पताल जिम्मेदार नहीं होगा। मेरी बीवी को कुछ नहीं होना चाहिए। अरेज ने थके से अंदाज में कहा था। हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन वादा नहीं कर सकते। अरेज साइन करता वहाँ से निकल गया। उसका रुख अस्पताल की मस्जिद की तरफ था। वज़ू करने बैठा, पर वज़ू तो शायद वो भूल गया था। साथ एक आदमी को वज़ू करते देखा, वैसे वैसे वज़ू किया और मस्जिद में दाखिल होते अल्लाह के हुजूर झुक गया। अल्लाह, मुझे मेरे गुनाहों की इतनी बड़ी सज़ा ना देना। तू जानता है मैं अपनी बीवी के बगैर अब नहीं रह सकता और मुझे दुनिया में आने वाली नई जान भी अजीज़ है। ए अल्लाह, दोनों को सलामती देना। मैं तेरे से दुआ करता हूँ, आज के बाद कोई गुनाह नहीं करूँगा। अपने बंदे को माफ़ कर दे। कितनी देर यूं ही सजदे में अरेज रोता रहा और शायद अल्लाह ने उसकी दुआ सुन ली थी। वो उठकर मुंह पर हाथ फेरते वापस ऑपरेशन थिएटर की तरफ गया था। वहाँ डॉक्टर उसका बेटा लिए खड़ी थी। मुबारक हो आपको, बेटा हुआ है आपका। अरेज ने उसे पकड़ते चूमा था। मेरी वाइफ कैसी हैं? बहुत डरते अरीज़ ने ये सवाल पूछा था। वो भी ख़तरे से बाहर हैं। हम हैरान हैं, उनमें इतनी बहादुरी है कि वो इतनी क्रिटिकल सूरत हाल में भी ज़िंदा बच गई हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करें आप, अल्लाह ने कोई मौजज़ा किया है। सिद्रा मलिक भी पीछे से आ गई थी। वो ज़ुबान की सख्त थी पर दिल की नर्म। पोते का सुनते वो भाग आई थी अस्पताल। अरीज़ को चूमते उन्होंने अपना पोता पकड़ा था। अरीज़ अंदर रूम में गया था जहाँ मारोश बेसुध पड़ी थी। थोड़ी देर पहले ही डॉक्टर ने उसे नींद का इंजेक्शन देकर रूम में शिफ्ट करवा दिया था। अरेज ने उसकी पेशानी चूमी थी और उसका हाथ पकड़ते बेड पर बैठा था। मुझे नहीं पता मेरे लिए तुम कब इतनी ख़ास हुई कि मैंने तुम्हारी सलामती अल्लाह से मांगी। मुझे किसी ने बद्दुआ दी थी कि तुम्हें किसी से मोहब्बत हो और वो तुम्हारी ना रहे, लेकिन अल्लाह ने उसकी बद्दुआ नहीं सुनी, मेरी दुआ सुन ली। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तब से ही करता हूँ जब तुम मेरी ज़िंदगी में आई थी, लेकिन दिमाग ने कभी इस बात को तस्लीम नहीं किया। अरीज ने महारोश के हाथ में हरकत महसूस की थी। उसने देखा तो महारोश खुशगमी निगाहों से उसे देख रही थी। महारोश बोली, मुझे भी आपसे खुद से ज़्यादा मोहब्बत है और आप पूछते थे मैं जाए नमाज पर क्या बद्दुआ करती हूँ। मैं बद्दुआ नहीं, दुआ करती थी कि अल्लाह आपके दिल में मेरी मोहब्बत डाल दें। अरीज महारोश की बात सुनते उसकी पेशानी पर झुककर बूसा दिया था। महारोश ने सुकून से आंखें मूंद ली थी।